नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ मेनली जो लार्ज स्पेस हैं वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे थिएटर है, सिनेमा हॉल है, होटल्स हैं, एग्जीबिशन हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। और कूलिंग कैपेसिटी या तो 25 टन के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि हमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। और जब एयर का फ्लो 300 मीटर क्यूब पर मिनट से ज़्यादा हो और किसी बिल्डिंग में अलग अलग पोर्शन को ठंडा करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऐसा है जिसको आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, और टोटल अरेंजमेंट है। और इसको ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। और सबसे पहले हम इस सिस्टम में देखते हैं कि इसमें एक एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, दूसरी कंडेंसिंग यूनिट होती है, और दोनों अलग अलग होती हैं। और हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट है कंपोनेंट्स की क्या क्या और कैसे अरेंजमेंट है। ये जो डायग्राम है ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डायग्राम है। सबसे पहले ये कंप्रेशर है और यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है, और ये थ्रोटल वाल्व है, और ये मेन डक्ट कूलिंग है, एक हिसाब से एक इवेपोरेटर की तरह काम करती है। दूसरा है कि यहाँ डैम्पर्स लगे हुए हैं, और ये हमारे पास फ़िल्टर है, यहाँ हीटर लगा हुआ है, ये ह्यूमिडिफायर है, और ये हमारे पास एलिमिनेटर्स हैं, और ये हीटर है, और यहाँ पे ये हमारे पास सप्लाई एयर के लिए पाइप है और डक्ट है, और ये टर्न एयर के लिए डक्ट है। और यहाँ ब्लोअर लगा है जिसको हम मोटर की हेल्प से ड्राइव करते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो मेनली कंपोनेंट्स हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं। और दूसरा है कि जो कंप्रेशर, कंडेंसर, हीटिंग, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफायर कोयल और फैन, ये सब कंपोनेंट्स एक ही जगह पे हैं और नॉर्मली बेसमेंट में होते हैं। इसमें जो कंडीशन्ड और चिल्ड वाटर को अलग अलग जो रूम्स में हमें भेजा जाता है, वो सप्लाई डक्ट की मदद से एयर को और वापस कंट्रोल यूनिट में भेजा जाता है किसी पाइपिंग या रिटर्न डक्ट की हेल्प से। और इसमें जो सप्लाई एयर है, जो ये सप्लाई एयर जाएगी, इसमें क्या होता है कि इसका जो कुछ पोर्शन है वो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाता है, और जो कंडीशन स्पेस होती हैं, जो हमें जो रूम्स हैं, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जिसको ठंडा करना है, वहाँ पे जो हमारे पास जो सप्लाई एयर है, ठंडी हवा है, वो कुछ पोर्शन उसका एग्जॉस्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो जो पोर्शन हमारा एग्जॉस्ट हुआ है, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग एयर और रिटर्न एयर वापस आ जाएगी और उसको हम रिसर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन जो पोर्शन हमारा एग्जॉस्ट हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसको हम फुलफिल करते हैं कि जो फ्रेश एयर वो एंटर करती है, और उतनी ही फ्रेश एयर एंटर करती है जितनी हमारी एग्जॉस्ट हुई है। उस क्वांटिटी को हम मेंटेन रखते हैं, उसी अमाउंट में हम फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं। और इसमें क्या है कि यहाँ इनटेक से क्या होता है कि जब फ्रेश एयर आएगी वो डैम्पर्स के थ्रू आएगी, वो डैम्पर से पास करेगी, डैम्पर से जाएगी वो फिल्टर में। फिल्टर में क्या होता है कि जो फिल्टर का मेन काम है कि अगर एयर के अंदर कोई डस्ट है, डर्ट है, या कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनको रिमूव करना, तो फिल्टर की हेल्प से वो रिमूव हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे ये दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ये समर और विंटर दोनों में यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर समर की बात करें, तो समर में फिर हीटर का जो काम है वो ऑपरेट नहीं होगा। हीटर जो हमारा है वो इन ऑपरेटिंग हो जाएगा। मेनली जो कूलिंग कोयल है वो काम करेगी। अब जो कूलिंग कोयल काम कैसे करती है कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है कि कंप्रेसर से जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर से वो कंडेंसेट होके जाएगा, फिर थ्रोटल वाला एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, फिर वो इवेपोरेटर या कूलिंग कोयल से पास करेगा, फिर वापस ये कंप्रेसर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक हिसाब से कंडेंसिंग यूनिट है पूरी। और जो एयर जो हैंडलिंग यूनिट है वो सारी ये हमारे पास एयर हैंडलिंग यूनिट है। तो ये तो प्रोसेस हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही चलता रहेगा, रेफ्रिजरेंट है वो आता जाए यहाँ चलता रहेगा। तो उसके बाद जब एयर यहाँ से पास करेगी, जो कूलिंग कोयल है, तो कूलिंग कोयल से जब एयर पास करेगी तो वो क्या है कि वो, क्योंकि जो कूलिंग जो कोयल से पास करेंगे, क्योंकि जो कोयल का जो टेम्परेचर है वो जो हमारे रेफ्रिजरेट स्पेस में हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड हमारा ड्राई वाला टेम्परेचर है, उससे ये जो टेम्परेचर है कूलिंग कोयल का बहुत कम होता है। तो क्या होगा कि जब एयर यहाँ से पास करेगी वो काफ़ी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगा है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं समर में यूज़ करते हैं इसको, तो इन दैट केस हीटर काम नहीं करेगा। और जो ह्यूमिडिफायर है वहाँ पे
दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है ह्यूमिडिफिकेशन और दूसरा होता है डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में हम मॉइस्चर को ऐड करते हैं एयर के अंदर और डीह्यूमिडिफिकेशन में हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। अगर इसको समर में यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि हमारे पास डीह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी, अगर विंटर में यूज़ करेंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी। तो जब हम यहाँ डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, इसको मेनली हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए करते हैं और हमारा जो ड्राई वाला टेम्परेचर है वो कम नहीं होता, मतलब कहते हैं कि वो चेंज नहीं होगा। और इस प्रोसेस में क्या है कि दो तरह से इसको कर सकते हैं, या तो एयर वॉशर की हेल्प से या केमिकल की हेल्प से। अगर एयर वॉशर सिस्टम में करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो एंटरिंग एयर होगी तो उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बिलो कूल किया जाएगा, क्योंकि जो एयर हमारी एंटर करेगी उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बिलो कूल करने का रीज़न क्या है, ताकि जो इसके अंदर कोई मॉइस्चर है वो कंडेंसेट हो जाए। अगर मॉइस्चर कंडेंसेट होंगे तो जब वो एलिमिनेटर से पास करेंगे तो वो क्या है कि यहाँ सम्प में चले जाएंगे, कि कंडेंसेट होकर यहाँ सम्प में कलेक्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि जो मॉइस्चर रिमूवल को हम स्प्रे वाटर की हेल्प से भी किया जाता है, लेकिन स्प्रे वाटर चिल्ड वाटर होगा और इसका जो टेम्परेचर है वो हवा के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम होगा। और जो एयर वॉशर से जो हवा जाएगी उसका जो ड्राई वाला टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो हमें रूम में चाहिए उससे काफ़ी कम होगा, जो एयर हमें यहाँ पे मिलेगी। तो एयर वॉशर, और दूसरा है कि एक तो प्रोसेस एयर वॉशर से हम डीह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा है कि हम केमिकल की हेल्प से भी डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। जनरली क्या है कि दो टाइप्स के केमिकल यूज़ करते हैं और इनको एब्जॉर्बेंट भी कहते हैं। पहला है कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा है सिलिका जेल और एक्टिवेटेड एमोनिया, और ये मॉइस्चर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस का यूज़ करके हम डीह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं। और हमने जैसा कहा कि इसके बाद जो हवा, जो एयर यहाँ पे होगी, इसका जो टेम्परेचर है वो जो हमें टेम्परेचर चाहिए उससे बहुत कम होगा। तो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो हमें रेफ्रिजरेटेड स्पेस में चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, तो यहाँ हीटर लगा हुआ है, इस हीटर से हम क्या है कि उस हवा को थोड़ा हीट कर देंगे ताकि हमारे पास जो डिज़ायर्ड और कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से जो एयर चाहिए वो हमें मिल जाए। तो जो वो टेम्परेचर यहाँ उसका राइज़ हो गया है। तो राइज़ होने के बाद क्या होगा कि यहाँ ब्लोवर और फैन लगे हुए हैं जो मोटर की हेल्प से रन करते हैं। तो यहाँ हवा को वो सक करते हैं और यहाँ सप्लाई डक्ट से यहाँ सप्लाई एयर जाएगी डक्ट्स में, और जो डक्ट्स की ओपनिंग है वो अलग अलग रूम के अंदर है और वहाँ पे वो क्या करेगी, वो एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो एयर है वो हमारी रिटर्न एयर वापस फिर आ जाएगी, सारी जो कंडीशनिंग है उसको प्रोवाइड करके। और जो अमाउंट हमारी जो एयर की एग्जॉस्ट हुई है एटमॉस्फेयर में, तो उतनी ही अमाउंट फ्रेश एयर यहाँ से लेंगे और वो उसके साथ मिक्स होकर वो फिर रिसर्कुलेट करती रहती है। तो ये था समर के केस में। अगर हमारे पास विंटर का केस है कि हमें विंटर में इसको रन करना है, तो विंटर में हमें गर्म हवा की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस क्या है कि ये जो हीटर है ये ऑपरेट हो जाएगा और जो कूलिंग कोयल है वो काम नहीं करेगी। तो डायरेक्ट क्या है कि एयर आएगी, रिटर्न एयर प्लस फ्रेश एयर फिल्टर से पास करेंगी, फिल्टर डस्ट, डर्ट और बैक्टीरियाज को रिमूव करके हीटर से पास कर देगा, उसको गर्म कर देगा। और ह्यूमिडिफायर में क्या होगा कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगी अब, और इसमें क्या है कि थोड़े मॉइस्चर हैं वो एडअप हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि हीटर से क्या है कि उसको और गर्म किया जाएगा और ब्लोअर की हेल्प से उसको फिर से सर्कुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से मेनली ये काम होता है। और दूसरा क्या है कि जो कूलिंग है, जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है या कंफर्ट एयर कंडीशनिंग की बात करूं, कि हमारा जो मेन एम होता है कि हमारे पास जो डिज़ायर्ड, जो हमारे पास ड्राई वाला टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें मिल जाए, ताकि जो हमारे पास जो कंफर्ट कंडीशंस हैं उसको अचीव कर सकें, जो हमारे लिए कंफर्ट जोन है फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसकी कंफर्ट और एफिशिएंसी के लिए। तो वो जो कंफर्ट कंडीशंस हैं कि उसका जो ड्राई वाला टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 21 डिग्री सेल्सियस होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होती है। तो ये हमारे पास कंफर्ट जोन की कंडीशन है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है कि इस सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कि जैसे इसकी इनिशियल और रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है अगर सेपरेट यूनिट की टोटल कॉस्ट से कंपेयर करें। दूसरा है कि इस सिस्टम को बेसमेंट में और किसी अनइम्पोर्टेंट प्लेस पे भी लगा सकते हैं जो एयर कंडीशन रूम से दूर हो। और तीसरा कि इसमें जो वाइब्रेशन है और नॉइज़ की जो डिस्टर्बेंस है बहुत कम है, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी इजी है। और तीसरा है कि जो सर्कुलेट एयर का कुछ पोर्शन एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हुआ है और रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा वापस चला जाता है,
तो रिटर्न डक्ट के थ्रू और फ्रेश एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे एयर की रेफ्रिजरेशन कम हो जाती है, क्योंकि हम जो एयर को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंट इवेपोरेटर थर्मोस्टेटिक फ्लो कंट्रोल के साथ या फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम को इंडिविजुअली कमरे में भी लगा सकते हैं। तो जैसे इसकी कुछ एडवांटेज हैं तो इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें क्या है कि बड़े साइज़ की डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और जो डक्ट हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और तीसरा है कि जो डक्ट हैं वो काफ़ी स्पेस को ऑक्यूपाई भी करते हैं, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट्स के साथ इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, और इसका मेनली यूज़ कहाँ पे है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।